हेलो एवरीवन, मैं सैमुअल तेजा, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ अबंडेंट लाइफ ग्रुप। आज आपके साथ फिर एक और एपिसोड के साथ में हाजिर हूँ। लास्ट एपिसोड में मैंने बात की कि काउंसलिंग क्या होती है, साइकोलॉजी क्या होती है, हम किन किन प्रॉब्लम्स के लिए हम काउंसलिंग के लिए जाते हैं और किसके पास हमें काउंसलिंग के लिए जाना चाहिए। तो ये सब कुछ मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था, अपने प्रीवियस एपिसोड में। और इस एपिसोड में आपको बताऊंगा कि ऐसी 3 क्वालिटीज़ के बारे में आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूं जो एक काउंसलर की कोर क्वालिटीज़ होती हैं। क्योंकि यहाँ मैं काउंसलर की कोर क्वालिटीज़ आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो 3 कोर क्वालिटीज़ हैं ये सिर्फ काउंसलर के लिए नहीं है। हम पिछले दिनों में टीचर्स के लिए काउंसलिंग का प्रोग्राम ले रहे थे। हमने कुछ 15 स्कूल्स में, 15 स्कूल्स में हमने काउंसलिंग के कोर्सेज कंडक्ट किए हैं और अभी 800 प्लस लोगों ने हमारे उस टीचर्स ने उस काउंसलिंग के हमारे प्रोग्राम को अटेंड किया है। तो वहाँ पे भी हम ये कोर जो काउंसलिंग की जो क्वालिटीज़ होती हैं हम शेयर कर रहे थे और उनको भी मैं यही चीज़ बता रहा कि ये जो क्वालिटीज़ होती हैं काउंसलर की, ये सिर्फ काउंसलर्स के लिए नहीं है। काउंसलर्स को लर्न करनी पड़ती हैं ये क्वालिटीज़, क्योंकि उनके पास जो क्लाइंट्स आते हैं, उनके पास जो लोग आते हैं, उनको कैसे हैंडल करना है। और ये जो 3 क्वालिटीज़ हैं ये एक अच्छे पेरेंट बनने के लिए, एक अच्छे फादर बनने के लिए, एक अच्छा मदर बनने के लिए, एक अच्छा स्पाउस बनने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैंने, अगर आपने मेरा प्रीवियस जो पिछले से पिछले वाला एपिसोड आपने देखा होगा, उसमें मैंने बात की थी रिलेशनशिप के चैलेंजेस के बारे में कि सबसे बड़े जो चैलेंजेस जो हम अपने लाइफ में फेस करते हैं वो होते हैं हमारे रिलेशनशिप को लेके। क्योंकि अगर बहुत बड़ा बिजनेस में भी चैलेंज आ रहा है, उसकी वजह कहीं ना कहीं किसी रिलेशनशिप का ही कारण होता है। तो इसलिए ये जो 3 जो क्वालिटीज़ हैं, कोर क्वालिटीज़ इसको बोलते हैं हम काउंसलिंग में, ये जो क्वालिटीज़ है दी गई हैं एक बहुत ही महान मनोवैज्ञानिक हुए हैं जिनका नाम था कार्ल रॉजर। ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। कार्ल रॉजर ने ये 3 कंडीशंस दी हैं कि हम कैसे एक अच्छे काउंसलर बन सकते हैं। और अगर मैं इसको इम्प्लीमेंट करूं हमारे अच्छे पेरेंट बनने के ऊपर, ये वही क्वालिटीज़ हैं जिसके द्वारा हम अपनी रिलेशनशिप को, अपनी काउंसलिंग, अपना स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। बिकॉज एक पेरेंट एक काउंसलर का भी काम करता है। क्योंकि जब आपके बच्चे किसी प्रॉब्लम में होते हैं तो सबसे पहले आपके पास आते हैं अपनी प्रॉब्लम को शेयर करते हुए। जब आप उनकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हो, जब आप उनको इग्नोर करते हो, तब वो दूसरों के पास जाते हैं, तब वो काउंसलर के पास जाते हैं, अपने फ्रेंड्स के पास जाते हैं। तो ये जो 3 क्वालिटीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ये आपको एक इफ़ेक्टिव पेरेंट बनने के लिए हेल्प करेंगे। क्योंकि आज के टाइम में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आजकल हम देखें कोविड की वजह से सभी घर पे हैं, पेरेंट्स भी घर पे हैं, बच्चे भी घर पे हैं। तो आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई है बच्चों की प्रॉब्लम्स को लेके। क्योंकि इन दिनों में बहुत सारी हमें कॉल्स आ रही थी कि कैसे बच्चे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं, बच्चे अपने फ़ोन को लेके एडिक्टेड हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सी प्रॉब्लम्स काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही हैं। और इस कॉम्प्लिकेशन के टाइम में पेरेंट्स को कुछ ऐसा सोल्यूशन चाहिए, एक ऐसा वे आउट चाहिए। और ये आपके लिए एक मंत्रा हो सकता है, ये आपके लिए एक 3 ऐसी क्वालिटीज़ हो सकती हैं। अगर आप इसको अडेप्ट करेंगे तो आप अपने साथ, अपने बच्चों के साथ एक अच्छा, एक स्मूथिंग, एक बहुत ही पीसफुल और फुलफिलिंग रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो कोर कंडीशन है, जो सबसे पहली क्वालिटी है, वो है जेन्युइननेस। जेन्युइननेस को अगर सिंपल हम बोले इंग्लिश में, वो है बीइंग रियल। कि हमने कुछ फेक नहीं करना है। हमने अपने बच्चों को अपने 2 या 3 फेस नहीं दिखाने हैं। हम जो भी हैं वो हमें हमारे बच्चों को दिखाना चाहिए। कई बार होता है कि हम घर पे कुछ और होते हैं अपने बच्चों के साथ, बाहर कुछ और होते हैं, कहीं हम कुछ और होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि जब भी हम अपने बच्चों के साथ अपना टाइम स्पेंड करें, हमें बहुत ही जेन्युइन, बहुत ही रियल, कुछ फेक नहीं करना है। क्योंकि जितना ज़्यादा हम साफ़ रहेंगे अपने एटीट्यूड के लेके, जितना ज़्यादा हम क्लियर रहेंगे अपने एटीट्यूड के लेके अपने बच्चों के प्रति, जितना ज़्यादा हम रिस्पॉन्सिबल रहेंगे उनकी नीड्स को लेके। क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि बिकॉज मैं पिछले दिनों, आई थिंक लास्ट वीक में एक वीडियो देख रहा था। उस वीडियो में देखा था कि एक कॉलेज की स्टूडेंट है, वो अपने पेरेंट्स से अपना टाइम मांग रही है कि ताकि उसके पेरेंट उससे, और उसके पापा बोल रहे हैं कि बेटा मेरा पर्स यहाँ पड़ा, जी आपको क्या चाहिए, मेरे पर्स में से पैसे ले लो। और फिर अपनी मदर के पास जाती है। मदर भी उसको बोलती है
कि मैं बिज़ी हूँ अपने किटी पार्टीज़ में, मुझे यहाँ जाना है, तो बेटा अब आप खुद मैनेज कर लो। तो उसको वो एक्सेप्टेंस, जो प्यार है ना, उसको कहीं से नहीं मिल रहा था, वो अपने पेरेंट्स से भी नहीं मिल रहा था उसको। और जब उसने वो रिजेक्शन मिली तो स्लोली वो लड़की ड्रग्स में चली गई। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि ये जो बच्चों के साथ हमारा रिलेशनशिप है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारा टाइम चाहिए। हम बहुत सारी चीज़ों को पैसे के साथ रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एज ए पेरेंट हम सोचते हैं कि बच्चों की ज़रूरतें पूरे कर देना ही एक अच्छे पेरेंट होता है। मैं तो बहुत बार बता चुका हूँ अपने सेशंस में कि उनकी ज़रूरतें पूरा कर देना, उनको अच्छे स्कूल में डाल देना, अच्छे कॉलेज में डाल देना, उनके लिए वो सब कुछ दे देना जो उनको चाहिए था, वो सिर्फ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपको करना ही है। देयर इज़ नथिंग ग्रेट अबाउट इट। कोई हर पेरेंट वो करता है, मगर उस सबसे जो चीज़ आपको एक अच्छे पेरेंट बनाती है, एक ग्रेट पेरेंट बनाती है, वो है आपने कितना ज़्यादा टाइम आपने स्पेंड किया अपने बच्चों के साथ। ये नहीं कि आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया, क्योंकि अगर आप सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करोगे तो बच्चे वो उसको लेके ग्रेटफुल रहेंगे नहीं, उनको फील ही नहीं होगा कि आपने उसके लिए कुछ किया है। मगर आपने उनके साथ अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड किया, चाहे आपने उनको ज़रूरतें पूरी तरह से पूरी नहीं हुई, मगर उनका आपको टाइम मिला, आई थिंक वो उस चीज़ को ज़्यादा याद करेंगे, बल्कि आपने उनको क्या दिया है ना, क्या फ़ोन दिया, क्या ये दिया, वो दिया ना, इस बहुत इंपॉर्टेंट है। जेन्युइन, ये सबसे पहली क्वालिटी एक अच्छे पेरेंट बनने के लिए, एक अच्छे काउंसलर बनने के लिए, कि जेन्युइन होना, रियल होना, है ना, कि जो कि हम अपने बच्चों के साथ अपना जो टाइम है, और इसका जो सिलसिला है मैं बता चुका हूँ पहले कि बच्चों के साथ अगर हमें अपने रिलेशन बिल्ड करना है, वो उसका जो सिलसिला है, उसकी जो शुरुआत है, वो शुरुआती दिनों में स्टार्ट हो जाती है। मैंने अक्सर देखा है कि पेरेंट्स स्टार्टिंग में तो टाइम नहीं दे पाते। स्टार्टिंग में उनको जॉब करनी है, 6 महीने भी नहीं हुआ बच्चे को, उसको जॉब पे वापस चले जाना है। बच्चा कभी उनके इन लॉस की केयर में पल रहा है, कभी उनके किसी मामा के घर पल रहा है, और जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तब उसको वापस ले आते हैं। तो तब उस बच्चों के साथ उस पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। मैंने बहुत बार देखा है। वो प्रॉब्लम क्यों? क्योंकि जब उसको आपकी एक्चुअल में ज़रूरत थी उस बच्चे को, उन पहले 6-7 साल में, वो जो टाइम होता है जहाँ पे एक बच्चे और एक माँ बाप का एक रिश्ता बनता है, एक इमोशनल, एक मानसिक तौर पे एक बॉन्ड बनता है उनका, उस टाइम पे वो बॉन्ड नहीं बन पाया, और उस वजह से बच्चों हमेशा आपके साथ वो कॉन्फ्लिक्टेड ही रहेंगे जब तक वो उस चीज़ से पूरी तरह से बाहर नहीं आ जाए। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि जेन्युइन होना अपने बच्चों के साथ, जेन्युइनली उनके साथ टाइम स्पेंड करना। ये नहीं कि बस एक सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए उनके साथ ना हो, क्योंकि अगर हम अपने बच्चों के साथ फॉर्मेलिटी कर रहे हैं जिनको हमने खुद जन्म दिया है, तो इमेजिन आप दूसरों के साथ कैसी क्वालिटी टाइम स्पेंड करते होंगे। तो मैं तो हमेशा बताता हूँ कि एक रिस्पॉन्सिबल पेरेंट बनना आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम एक रिस्पॉन्सिबल पेरेंट बनेंगे, एक रिस्पॉन्सिबल पेरेंट बनेंगे, तो उससे बहुत सारे लोगों का काम आसान हो जाएगा। क्योंकि अगर आप अच्छे पेरेंट बने, रिस्पॉन्सिबल पेरेंट बने, उसमें स्कूल में टीचर्स का काम ईजी हो गया। अदरवाइज़ वो सारी प्रॉब्लम जो आप फेस कर रहे थे, आपने किसके ऊपर थोप दी? टीचर के ऊपर। बाद में आपने टीचर को ब्लेम कर लिया कि आप, हमारा बच्चा तो पढ़ता नहीं, हमारा बच्चा तो ये करता है, हमारा बच्चा। क्योंकि इन दिनों में हम टीचर्स का हम वर्कशॉप्स ले रहे थे ऑनलाइन, तो टीचर्स हमारे पास शेयर कर रहे थे कि सर कि पहले क्या होता था कि जो PTM थी ना, जो पेरेंट टीचर मीटिंग थी, पहले महीने में 1 बार होती थी, मगर इस कोविड की वजह से हर घंटे में पेरेंट टीचर मीटिंग हो रही है। पता नहीं कब किसने कॉल कर देनी है, कब किस पेरेंट की कॉल आ गई है कि हमारा बच्चा पढ़ नहीं रहा है, आप इसको बताओ। तो अगर बच्चा पढ़ नहीं रहा है घर पे देखे, तो उसमें टीचर क्या करेंगे बताओ? तो उसमें मतलब कि आपका अपने बच्चों के ऊपर वो कंट्रोल नहीं है। वो कंट्रोल करने का ये मतलब है कि उनको पूरा कंट्रोल में करना। कंट्रोल करने का मतलब यहाँ पे ये है कि आपका उनके साथ कैसा बॉन्ड है, कैसा रिलेशनशिप है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जेन्युइन होना, अपने बच्चों जेन्युइन टाइम स्पेंड करना। ये नहीं कि चलो बेटा मैं आपके साथ बैठी हूँ, आप ये करो। तो अगर उसको, उस बच्चे को फील नहीं हुआ ना कि आप उनके साथ हो, तो बहुत बार मैंने देखा कि वो आप अपने बच्चों के साथ होते हुए भी नहीं हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद ये आपको टाइम मिला है कोविड की वजह से अपने बच्चों के साथ अपने रिलेशनशिप को रीडिफाइन करने का, तो आपको इस चीज़ के ऊपर जो ये है जेन्युइननेस, बीइंग ओपन। जेन्युइननेस का पहला मकसद क्या है? बीइंग ओपन, कि अपने बच्चों के साथ खुल के बातचीत करना। हम अपने बच्चों के साथ कब बातचीत करते हैं? जब वो कोई प्रॉब्लम लेके आते हैं,
तो उस टाइम पे वो वही बातचीत नहीं होती, वो ब्लेम होता है। हम हमेशा कभी भी उस प्रॉब्लम की वजह को जानने की कोशिश नहीं करते, हम उस प्रॉब्लम को इतना ज़्यादा बढ़ा देते हैं कि बच्चा और कुछ शेयर कर ही नहीं पाता उसकी वजह क्या थी। ये थे पहला, यानी जिस क्वालिटी को फॉलो कर सकते हैं। तो इसलिए नॉट हाइडिंग बिहाइंड, क्या होता है ना कि जैसे आजकल हम मास्क लगाते हैं ऐसे, वैसे ही हम अपनी पर्सनैलिटी के भी एक मास्क लगाते हैं, है ना, कि हम अपने बच्चों को कुछ और शो करते हैं, हम होते कुछ और हैं। जैसे कि आप एक्चुअल में आपको फ़ोन की बहुत ज़्यादा एडिक्शन है, आप फ़ोन से अपने आप को अलग नहीं रख सकते, मगर आप अपने ऊपर क्या मास्क डाल लेते हो कि बेटा फ़ोन नहीं इस्तेमाल करते, फ़ोन अच्छा नहीं होता है, ये नहीं होता है। और बच्चे आपको सुनते हैं? नहीं सुनते हैं। क्यों नहीं सुनते हैं? क्योंकि आप एक अलग मास्क लगा के अलग चीज़ उनको बता रहे हो, जो आप खुद उस चीज़ को लेकर बहुत एडिक्टेड हो। आप उनको बोल रहे हो कि फ़ोन इस्तेमाल नहीं करना है, आप 12 बजे तक उसको स्क्रॉल करते रहते हो अपनी फेसबुक को, तो कैसे बच्चे आपको मानेंगे? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बीइंग जेन्युइन की पहले आपने खुद एग्जाम्पल देनी है। तभी अभी मैं अपनी बेटी की एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि अभी हमारी जो बेटी है 2 साल 4 महीने की हो चुकी है, तो उसको फ़ोन को लेके अभी कोई इतना ज़्यादा क्रेज़ नहीं है, क्योंकि हमने कभी उसको फ़ोन उसके हाथ में दिया नहीं। मेरी खुद की वाइफ ने अभी रिसेंटली उन्होंने फ़ोन परचेज़ किया है। उन्होंने पिछले 2 साल, सवा 2 साल तक उन्होंने स्मार्टफोन ही इस्तेमाल नहीं किया, ताकि वो अपने बच्चे के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सके। उस वजह से क्या हो, उसकी हैबिट डेवलप हुई। तो मैं भी जब बात करता हूँ, मेरे ऑफिस में आके करता हूँ अपने, तो ताकि हम अपने उसके साथ, वो फ़ोन इसके लिए कोई इतना इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। तो ये हैबिट कहाँ से बनी? उनके पेरेंट्स को देखते हैं वो चीज़। तो हर एक चीज़ उसलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने बच्चों के साथ ओपननेस होनी चाहिए, हमारी खुल के बातचीत होनी चाहिए। दूसरा, हमने अपने ऊपर मास्क नहीं डालना है, कोरोना वायरस का मास्क नहीं, अपनी पर्सनैलिटी का मास्क हम जो हैं उनके सामने प्रेजेंट करना चाहिए, रियल, ताकि वो देखें कि आप जो हो वही हो, आप कोई अलग इंसान नहीं हो। जब उनसे बात करें, हम देखा ना कई बार पेरेंट्स कुछ और होते हैं जब वो आप टीचर के सामने होते हैं, जब घर पे होते हैं वो कुछ और होते हैं, जब अपने काम पे होते हैं कुछ और होते हैं। तो जब हम अपने पर्सनैलिटीज़ को चेंज करते रहते हैं अपने अलग अलग मास्क लगाते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो बच्चों के अंदर भी वो चीज़ में कन्फ्यूजन आती है। तो ये सबसे पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट है इस चीज़ का हमारा अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड का मतलब है कि हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं। अगर आप अपनी एग्जाम्पल लो, जब बच्चे थे, आपने कितनी सारी गलतियाँ की होंगी, हमारे पेरेंट्स ने हमें कितनी बार माफ़ किया होगा, कितनी बार। मैं सबसे इसकी एग्जांपल देना चाहूँगा थोड़ा स्पिरिचुअल वे में। जैसे हम देखते हैं कि जो गॉड्स लव होता है उसको हम अनकंडीशनल लव बोलते हैं, इज इट, कि जो प्रभु का जो प्यार है वो क्या है? अनकंडीशनल। गॉड्स लव इज़ अनकंडीशनल। क्यों? क्योंकि उसकी कोई कंडीशन नहीं है। तो वैसे ही हमारा भी एक अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड का मतलब है, इसमें 2 चीज़ें आती हैं। पहला होता है कि नॉन जजमेंटल एंड नॉन क्रिटिकल। नॉन जजमेंटल का मतलब है कि हमने किसी को जज नहीं करना है। अगर आप जज कर रहे हो अपने बच्चों को, इसका मतलब कि आप उनको जज नहीं कर रहे हो, आप अपने आप को जज कर रहे हो। बहुत सारी प्रॉब्लम जो हम अपने बच्चों में आइडेंटिफाई करते हैं, वो प्रॉब्लम बच्चों में नहीं है, वो आपके अंदर है। वहाँ बच्चों को इंप्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इंप्रूव करने की ज़रूरत है। तो ये 2 चीज़ें हैं जो इस अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड में आ जाती हैं। आपका एटीट्यूड क्या होना चाहिए? एटीट्यूड क्या होना चाहिए? नॉन जजमेंटल, कि आपने जज नहीं करना बच्चों को, आपने लेबल नहीं करना। हम बच्चों का करते हैं, लेबल लगा देते हैं उनके माथे पर, ये बहुत शरारती बच्चा है, ये तो नालायक है, ये किसी काम का नहीं है, इसको कुछ आता नहीं है, ये तो बुद्धू है, ये तो इडियट है, इज इट, ऐसे लेबल लगा देते हैं, यू नो। और उनको हम क्या करते हैं? हम अपने ही बच्चों को क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। अपने खुद के बच्चों को हम क्या करते हैं? क्रिटिसाइज करते हैं। जब हम अपने खुद के बच्चों को क्रिटिसाइज करते हैं, तो इमेजिन बाहर वाले उनको क्यों नहीं क्रिटिसाइज करेंगे? अगर उनको अपने खुद के पेरेंट्स से वो इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल रही है, तो वो कैसे बाहर वो उस इमोशनल सपोर्ट, इसलिए वो बाहर जब इमोशनल सपोर्ट के लिए निकलते हैं, तो बहुत सारे लोग हैं जो उनको गलत रास्ते पे डालने के लिए रेडी हैं। बहुत सारे लोग हैं जो उनका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। तो
इस केस में बहुत सारे बच्चे रिलेशनशिप में चले जाते हैं, अनहेल्दी रिलेशनशिप उनकी हो जाती हैं, क्योंकि पेरेंट्स जो हैं जजमेंटल है, उनको प्यार नहीं मिल रहा है, वो हमेशा उनको ब्लेम और क्रिटिसाइज़ और जज किया जाता है घर पे। जहाँ पे उनको हल्का सा कोई एक्सेप्टेंस मिलती है, कोई उनको हल्का सा भी प्यार दिखाता है, तो वो उससे क्या होते हैं, उसके उन भावनाओं में बह जाते हैं। तो वो भावनाओं में क्यों बह जाते हैं? क्योंकि वो उनकी भावना को अपने घर में किसी ने स्वीकार नहीं किया। तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी है जो आप एज ए पेरेंट आपके अंदर होनी चाहिए। अनकंडीशनल, आप जितना मर्जी आपके बच्चे ने शरारत की, कुछ भी किया, मगर फिर भी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपने उनको ब्लेम करना है या कुछ करना है ना। हमने बच्चों को देर से कहते हैं कि हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है उनको कंट्रोल करने का, वो उनको मारना, गुस्से होना ना। उससे अलावा बहुत सारे रास्ते हैं जो हमने सीखने की ज़रूरत है। और ये जो दूसरी क्वालिटी बता रहा हूँ, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड में क्या होता है कि हम अपने बच्चों को क्रिटिसाइज़ नहीं करते, बल्कि उनके साथ हम डिस्कशन करते हैं। हमारे यूजुअली इन वेस्टर्न कल्चर में हम देखते हैं कि जब कोई प्रॉब्लम होती है बच्चों के साथ, वो उनके साथ एक डिस्कशन करते हैं, उनके साथ एक लाइव उनकी प्रॉब्लम की वजह जानने की कोशिश करते हैं। पर यहाँ हम करते हैं क्या, ईस्टर्न कल्चर में हम ज़्यादा उसको अंडरस्टैंड नहीं करते। मगर ये चीज़ होती थी जब बहुत ज़्यादा जॉइंट फैमिलीज होती थी, जब ये फ़ोन नहीं, टेक्नोलॉजी कम होती थी, उस टाइम लोगों का बॉन्ड ज़्यादा था। अभी क्या है कि वो बॉन्ड कम होता जा रहा है ना, वो क्रिटिसिज्म बिहेवियर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इसलिए हमने अपने एटीट्यूड को नॉन जजमेंटल रखना है, जज नहीं करना है हमने, और उनको क्रिटिसाइज या ब्लेम नहीं करना है, उनको एक्सेप्ट करना है। क्योंकि लेट मी टेल यू, अगर आपने अपने बच्चों में बदलाव लेके आना है, उनको बदलाव लेके आने का एक ही तरीका है, एक्सेप्टेंस। जितना ज़्यादा आप उनको स्वीकार, मैं आपको ये नहीं बोलूँ कि उनकी गलतियों को अनदेखा करो ना, उनको स्वीकार करो। क्योंकि जब आपने उनको स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया, फिर उनसे बात की, वो उस बात को मानेंगे। मगर आपने उनको ब्लेम किया और बाद में कुछ बताने की कोशिश की, उसको नहीं मानेंगे, क्योंकि आपकी शुरुआत ही नेगेटिविटी से हुई। उन्होंने जो मर्जी गलत काम किया, मगर आपने उनको पहले बिठाया, बात की, ऐसे आपने उन प्रॉब्लम को उन्होंने सॉर्ट आउट किया है। नाउ जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है कि डीप लेवल ऑफ एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग, है ना। इसका मतलब है कि हमने उनको अंडरस्टैंड करना। एम्पैथी का मतलब है, जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एम्पैथी वर्ड है जो बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है काउंसलिंग फील्ड में। और एक और वर्ड है सिंपैथी। सिंपैथी और एम्पैथी एक ऐसे वर्ड हैं जिनको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है हमारे नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में भी, बातचीत में। सिंपैथी क्या होता है कि इसके ऊपर तरस खाना। अगर हमारे पास कोई अपनी दुखड़ा सुनाने के लिए आता है, अपनी प्रॉब्लम सुनाने के लिए आता है, हम उस पर तरस खाते हैं, है ना, वो होता है सिंपैथी, किसी के ऊपर तरस खाना। एम्पैथी क्या होती है, हम तरस नहीं खाते, बल्कि उसकी प्रॉब्लम को उसके नज़रिए से हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही तब आती है जब हम अपने बच्चों को ऊपर सिंपैथी करते हैं, हम एम्पैथी नहीं करते। तो एम्पैथी का मतलब है कि उनको सुनना है किस नज़रिए से, कि उनको बाद में भाषण नहीं देना है, उनको बाद में इतना बड़ा लेक्चर नहीं देना है। क्यों? उनको अंडरस्टैंड करना है। तो हमने किस नज़रिए से सुनना है, ताकि उनको हम अंडरस्टैंड कर पाएँ, उनको उनके लेवल पे उनका आके। क्योंकि अगर हम अपने बच्चों को अंडरस्टैंड करना है, आपने उनके साथ एम्पैथाइज करना है, वो क्या है, उनके लेवल पे आपको आना पड़ेगा। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देना चाहता हूँ सिंपैथी और एम्पैथी की, ताकि क्योंकि ये बहुत ही टेक्निकल वर्ड्स हैं, शायद आपको ये चीज़ इतनी क्लियर ना हो। तो ये जो सिंपैथी और एम्पैथी वर्ड हैं, इनको मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा एक स्टोरी के द्वारा, एग्जाम्पल के द्वारा, एक उदाहरण के द्वारा। जैसे कि आपका कोई फ्रेंड है, आप दोनों खेलने के लिए गए बाहर, और आपके जो गांव था, आपका जो वहाँ पे विलेज था, उसके पास एक नदी बहती थी, और आप दोनों खेलते उस नदी के पार चले गए, और वहाँ खेलते कूदते आपका जो फ्रेंड था वो नदी में गिर गया, और नदी के किनारे पे कुछ था, पत्थर था कुछ, जिसमें उसने पकड़ के वो वहाँ पे फंसा हुआ है। आप उसको निकालने की कोशिश करोगे। अगर तो आप उसको सिंपैथी दिखा रहे हो, तो आप क्या करोगे, आपको स्विमिंग भी नहीं आती, कुछ नहीं आती, आपने बिना कुछ सोचे समझे उसमें जंप कर दिया उसको बचाने के लिए। उससे क्या हुआ, आप तो उसको निकाल नहीं पाए, बल्कि खुद भी आप उसके साथ बह गए। आपने तो डूबना था, उसको भी ले डूबे। वो होगा ना, यूजली हम बात करते हैं। अगर आप एम्पैथी यूज़ करोगे यहाँ पे, उसमें क्या होगा, आप पहले वहाँ पे जाओगे,
उस पानी का लेवल चेक करोगे, एक पैर बाहर रखोगे, एक अंदर रख के उसको पानी के लेवल को चेक करने की कोशिश करोगे कितना गहरा है। अगर वो थोड़ा उसकी गहराई को चेक करते करते आप आगे जाओगे, उसको अपना हाथ दोगे या कोई रस्सी फेंकोगे, फिर उसको खींचने की कोशिश करोगे। वो है एम्पैथी, कि आपने उस पानी की गहराई को भी चेक किया। पानी की गहराई का मतलब ये है कि आपने उसकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड किया उस इमोशनल लेवल पे आके, जो उस पर्सन को एक्चुअली फील होगा यार कि इस बंदे ने एक्चुअल में मुझे हेल्प की है। तो ये जो एम्पैथी और ये सिंपैथी है, ये थोड़े टेक्निकल टर्म्स हैं, मगर होप मैं आस कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, क्योंकि ये काउंसलिंग के कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो हम अपनी नॉर्मल लाइफ में इस्तेमाल तो करते हैं मगर इनका एक डीपर मीनिंग नहीं हमें पता है। तो आज के इस सेशन में मैंने आपको 3 चीज़ें बताई हैं। पहली है मैंने फर्स्ट चीज़ जो बताई वो है जेन्युइननेस, जिसमें आ गई है कि ओपन होना, अपने बच्चों के साथ ओपन कॉन्वर्सेशन करना, कोई अपने ऊपर मास्क, पर्सनैलिटी का मास्क नहीं डालना, ताकि हम रियल और जेन्युइनली अपने आप को प्रेजेंट करें, हम जैसे भी हैं। सेकेंडली हमने बात की अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड के बारे में, जिसके अंदर मैंने 2 तरह के एटीट्यूड की बात की। एक था नॉन क्रिटिकल, दूसरा नॉन जजमेंटल। हमने ना तो जज करना है ना तो ब्लेम करना है, बल्कि उनको एक्सेप्ट करना है। तीसरा है एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग, कि हमने एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग जिसकी मैंने बात की, कि हमने अपने बच्चों को उनके लेवल पे आके अंडरस्टैंड करना है, उनको जज नहीं करना है बल्कि उनको अंडरस्टैंड करना है। तो मैं होप करता हूँ, मैं आस करता हूँ कि आज का जो हमारा सेशन था, कि 3 क्वालिटीज़ जो बहुत एक मेजर क्वालिटीज़ हम मानते हैं, जो एक ग्रेट साइकोलॉजी, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट के द्वारा की हैं, कार्ल रॉजर के द्वारा, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इन क्वालिटीज़ को दिया, ताकि जो भी इस फील्ड में जाए वो सबसे पहले लोगों को उनके बेसिक लेवल पे अंडरस्टैंड कर पाए। सो थैंक यू सो मच। सो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा अपना खुद का काउंसलिंग सेंटर है लुधियाना में, BRS नगर में, जहाँ पे हम काउंसलिंग करते हैं। हमारे पास ऑफलाइन काउंसलिंग है, ऑनलाइन काउंसलिंग है। हम बच्चों की काउंसलिंग करते हैं, बड़ों की काउंसलिंग करते हैं, एजुकेशनल काउंसलिंग करते हैं, करियर काउंसलिंग आपने किसी भी तरीके की काउंसलिंग करवानी है, हमारे पास टीम है एक वेल क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स की, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की, जो आपको हेल्प करेंगे अपनी प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए वेरी इफेक्टिवली। सो कोई भी प्रॉब्लम हो, इस दिए हुए स्क्रीन पे नंबर पे आप कॉल करके हमारे साथ अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हो। आपको कोई भी क्यूरी है, कोई भी आपके क्वेश्चंस हैं किसी चीज़ पे रिगार्डिंग, आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारी टीम आपको हेल्प करेगी और बहुत ही जल्द हम अपने एक ऑनलाइन एक फ्री काउंसलिंग प्लेटफॉर्म स्टार्ट कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो इस पेड काउंसलिंग को अफोर्ड नहीं कर पाते। सो थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।